तो चलिए अब हम बात करेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर कोई इकोलॉजिस्ट होते हैं, जब वो अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में एक्सप्लोर करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग स्पीशीज को, तो उनको क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है ये किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लोर किया था अलग अलग एरिया को, उनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। सो हियर यू कैन सी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो ये एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे एंड ये एक जोग्राफर थे। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया था साउथ अमेरिका के जंगल्स में। क्या देखा इन्होंने, ही ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन, किसी भी एक रीजन में, किसी भी एक एरिया में, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया। इन्होंने ये बोला कि किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया में जो स्पीशीज रिचनेस होती है वो इंक्रीज होती रहती है जितना एरिया आप एक्सप्लोर करोगे। लेकिन आगे बट लिखा है ना, बट ओनली अप टू अ लिमिट। तो इन्होंने ऐसा क्यों बोला, इन्होंने ये बोला है कि जब भी हम एरिया एक्सप्लोर करेंगे तो जितना एरिया हम एक्सप्लोर करते हैं उतनी ही ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस हम ऑब्जर्व कर सकेंगे और उस समय जो उनकी ग्रोथ होगी वो एक्सपोनेंशियल होगी, यानी कि जे शेप कर्व बनेगा। ठीक है, जिसका मतलब है कि कॉन्टिन्यूसली वो ग्रोथ करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करेंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ एक लिमिट तक होता है, क्योंकि जब भी वो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सटिंक्ट होंगे तो जो ग्रोथ होती है, जो स्पीशीज रिचनेस होती है, आफ्टर सम टाइम द स्पीशीज रिचनेस विल आल्सो बी ऑल्टर्ड। ठीक है, तो ये किसने बताया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। आगे लिखा हुआ, इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा। टेक्सा क्या होता है, हमने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ी थी, जो अलग अलग लेवल होते हैं क्लासिफिकेशन में। तो सिंगुलर को टेक्सॉन कहते हैं और प्लूरल को टेक्सा। तो हम किसी भी एक वैरायटी ऑफ टेक्सा के बारे में अगर बात करते हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फ्रेश वाटर फिशेस, तो जब भी इन वैरायटीज के बारे में हम बात करेंगे, सो इट टर्न्स आउट टू बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो हेयर इन द पिक्चर यू कैन सी, ये किस तरीके का ग्राफ बनाया हुआ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पर x एक्सिस पर एरिया दी हुई है और y एक्सिस पर स्पीशीज रिचनेस। जब अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया था स्पीशीज रिचनेस और एरिया के बीच में, तो किस तरीके का ग्राफ हमें मिला था, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जा रही थी जितना एरिया हम एक्सप्लोर कर रहे थे। बट हेयर दिस कर्व इट शोज कि एक समय आने पर ये जो स्पीशीज रिचनेस है वो इंक्रीज नहीं हुई। इसका मतलब है ओनली अप टू अ लिमिट, राइट। जब भी हम इसको यानी कि इनके रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं, सो एक इक्वेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, S इज इक्वल टू सी ए की पावर z। इसका क्या मतलब हुआ, S क्या होता है यहाँ पर, वे S रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज रिचनेस को, C रिप्रेजेंट करेगा y इंटरसेप्ट, A रिप्रेजेंट करेगा एरिया और Z स्लोप ऑफ लाइन विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट। इस ग्राफ से आप ये पता लगा सकते हैं कि कितना स्टीपर ग्राफ बनेगा, कि जो स्लोप है वो कितना ब्लंट है या फिर कितना स्टीप है। ठीक है, अब ये हमें ये बताता है कि किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया में जो स्पीशीज रिचनेस है वो कितनी है। जब हमने इसका लॉगरिथम किया, यानी कि लॉग स्केल पर जब इस इक्वेशन को आप एक्सप्रेस करोगे तो क्या बनेगी इक्वेशन हमारे पास, log s इज इक्वल टू log c z log a। ऐसा क्यों हुआ, वैसे थोड़ा मैथमेटिक्स है बट फिर भी मैं समझा देती हूँ। जो पावर होती है वो हमेशा आगे आ जाती है, देन जिस डिजिट के ऊपर वो पावर थी वो लॉग में चला जाता है। तो यहाँ पर log s इज इक्वल टू log c प्लस z आगे आ गया z log a। क्लियर हो गया।
तो बच्चों आपको ये याद रखना है कि जो z की वैल्यू होती है, जो z की रेंज होती है, वो वेरी कर सकती है, राइट। तो यहाँ पर जो z की हम वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, आप देखोगे द इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट द वैल्यू ऑफ z लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2, यानी कि अलग अलग जोग्राफिक एरिया के हिसाब से जो z की वैल्यू होगी वो वेरी कर सकती है, वो अलग हो सकती है, ठीक है। तो नॉर्मली जब z की वैल्यू के बारे में बात की जाती है तो अलग अलग एरिया के हिसाब से आप देखोगे यहाँ पर गिवन है कि जब हम बात कर रहे हैं वेदर इट इज द प्लांट्स इन ब्रिटेन, बर्ड्स इन कैलिफोर्निया और मोलस्का इन यूरोप, तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे न्यूयॉर्क स्टेट की बात हो, कैलिफोर्निया की या ब्रिटेन की, जो z की वैल्यू है ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सेम हो, ठीक है। ये स्टीपर हो सकती है, ये काफ़ी ज़्यादा स्टीप हो सकती है, और ऐसा तब होता है जब हम एक लार्ज कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं। जब हम पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे, वहाँ पर मिलने वाले एनिमल्स या बर्ड्स की बात करेंगे, तो ये जो z की वैल्यू होगी वो ज़्यादा हो सकती है, मतलब 0.1 या 0.2 के अलावा, ठीक है। जैसे कि if you analyze the species area relationships among very large areas like the entire continent, you will find that the slope of the line to be much steeper, काफ़ी ज़्यादा स्टीप हो जाती है z की वैल्यू, it could be around 0.6 to 1.2, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है इसका फ्रूगीवोरस, यानी कि फ्रूट्स ईटिंग बर्ड्स, फ्रूट्स को खाने वाले बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स और मैमल्स हैं उनके लिए जो स्लोप होता है, जो z की वैल्यू होती है वो कितनी होगी, 1.15, ठीक है। तो आपको याद रखना है फ्रूगीवोरस बर्ड्स के लिए z की वैल्यू 1.15 होती है, और जब पूरे कॉन्टिनेंट की बात करेंगे सो द वैल्यू में रेंज में वेरी फ्रॉम 0.6 to 1.2, राइट। आगे देखते हैं द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। भाई क्या ज़रूरत है स्पीशीज डाइवर्सिटी की, क्या कोई इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करेंगे, डेफिनेटली। देखिए जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जहाँ पर एक पूरे एरिया में जहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज एक साथ रहती हैं वो कम्युनिटी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है। मैंने ये बोला कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज एक साथ रहती हैं, ठीक है, और दूसरे एरिया में सिर्फ एक या दो स्पीशीज रहेंगी, राइट। तो भाई फायदा क्या है स्टेबल कम्युनिटी का, भाई ऐसी जगह जहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज हैं वो स्टेबल है देन द कम्युनिटी विद लेस स्पीशीज। तो इसका बेनिफिट क्या है, देखिए इसका बेनिफिट ये है कि अगर कोई भी एक स्पेशल, कोई भी एक कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, कोई भी स्टेबल कम्युनिटी, वहाँ पर अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि एक साल से दूसरे साल में जो प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस आता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टेबल कम्युनिटीज़ में, ठीक है। या तो वो रेजिस्टेंट रहेगा या फिर वो रेजिलेंट होगा। इसका मतलब है कि कोई भी नेचुरल या मैन मेड जो डिज़ास्टर होते हैं, जो डिस्टर्बेंस होती हैं, वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की प्रोडक्टिविटी को ऑल्टर नहीं कर सकेगा, ठीक है। एंड देयर वाज अनदर साइंटिस्ट जिन्होंने बोला, डेविड टिलमन, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम पर एक्सपेरिमेंट किया था, और इन्होंने ये पता लगाया दैट प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज, ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीशीज होती हैं, दे शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, यानी कि ऐसी स्पीशीज या फिर ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर बहुत सारी स्पीशीज एक साथ रहती हैं वहाँ पर बायोमास में बहुत ही कम वेरिएशन देखने को मिलेगी, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है ना, क्योंकि डाइवर्सिटी ज़्यादा है, सो द प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो बी हायर, राइट। तो टिलमन के ने क्या कहा था, आपको याद रखना है, डेविड टिलमन ने बोला कि कोई भी ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज़ हैं वहाँ पर बायोमास में बहुत ही कम चेंजेस देखने को मिलते हैं और वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, राइट। आगे बताया हुआ है, हालांकि हम कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि जो स्पीशीज़ रिचनेस है
किस तरीके से वो इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर इकोसिस्टम हेल्थ बट इम्परेटिव फॉर द वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को या स्पीशीज को लॉस्ट कर दिया तो हमारी जो लाइफ उनसे रिलेटेड है, उनसे कनेक्टेड है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, राइट। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी लिविंग बींग्स के लिए। हाउ इज आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ से इंस्टेड ऑफ 20,000 वी हैव ओनली 15,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स ऑन अर्थ। तो भाई मैं आपको बता दूं कि एक तरीके से वो क्लिनजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। जितने भी छोटे छोटे जो बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड कोई मच्छर है या कुछ भी इंसेक्ट, ये उनको भी रिमूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हालांकि इन सभी क्वेश्चंस का कोई डायरेक्ट आंसर नहीं हो सकता, बट येस दे रियली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम एंड इन द लाइव्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसी के साथ एक लास्ट में छोटी सी एक कोई हाइपोथेसिस है जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, विच इज द राइवर्ट-पॉपर हाइपोथेसिस। राइवर्ट-पॉपर हाइपोथेसिस, इसमें क्या बताया गया था? देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड पॉल एलरिच। इन्होंने ये बोला, जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे हम लोग घूमने जा रहे हैं, कहीं ट्रेवल करने जा रहे हैं प्लेन वगैरह में, तो जो पूरा एयरप्लेन है वो है इकोसिस्टम, ठीक है। और जो इकोसिस्टम है मतलब जो पूरा एरोप्लेन है वो आपस में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है, जिन पार्ट्स को हमने किसकी मदद से जोड़ा हुआ है? बताइए, राइवर्ट्स की मदद से। तो जो राइवर्ट्स है, जो पेच है, नट्स हैं, उनको हम मानेंगे स्पीशीज, ठीक है। अगर एक बंदा है जो ट्रेवल कर रहा है, पहली बार प्लेन में चढ़ा, आप कह रहे हैं यार कुछ तो चीज़ याद रखनी पड़ेगी ना प्लेन में, ऐसा करता हूँ एक नट निकाल लेता हूँ, और उस बंदे ने वहाँ से एक राइवर्ट को चुरा लिया, राइट। तो जब वो वहाँ से राइवर्ट को निकाल के ले आएगा, मान लीजिए उसने जो सीट होती है प्लेन में, सीट के एक पेज को, एक राइवर्ट को निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे इकोसिस्टम में से एक स्पीशीज चली गई, मान लीजिए सेकंड कार्निवोर चला गया, ठीक है। अब दूसरी बार किसी दूसरे बंदे ने ट्रेवल किया, उसने भी दूसरी सीट का कोई एक पेज निकाल लिया, राइवर्ट निकाल लिया, कोई दूसरी स्पीशीज अफेक्ट हो गई। लेकिन उड़ान में यानी कि फ्लाइट में तो किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी अगर हम चेयर के नट्स को निकालेंगे या फिर अगर हम विंडो के जो भी नट होते हैं, राइवर्ट होते हैं, उनको निकालेंगे। लेकिन अगर आपने विंग्स में कोई छेड़छाड़ की, यानी कि अगर आपने इकोसिस्टम की जो की स्पीशीज थी, जो मेन स्पीशीज थी, जो कि उस पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन कर रही थी, अगर आपने की स्पीशीज को ही डिस्टर्ब कर दिया तो हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज अपना अपना रोल प्ले करेगी, लेकिन एक की स्पीशीज होती है, द स्पीशीज दैट डिराइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एयरप्लेन के विंग्स हमने छेड़छाड़ कर दिया या विंग्स के पेच हमने निकाल लिए तो प्लेन क्रैश हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही अगर इकोसिस्टम में से की स्पीशीज को निकाल लिया जाए, फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स को निकाल लिया जाए, समझ रहे हो, तो क्या होगा? पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन केस आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है puri.b। All the very best and do not forget to like, share and subscribe. Thank you.